हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 24 मार्च को हिंदी का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एक महामैराथन क्लास। स्टूडेंट, बस आज रात इन प्रश्नों को पढ़ लो, आपके 44 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 44 नंबर पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में 12th हिंदी के 13 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड परीक्षा देने से पहले बस आज रात इन प्रश्नों को पढ़ लो जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। महामैराथन क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपकी पूरी तैयारी, यानी कि आधे हिंदी की तैयारी एक ही वीडियो में हो सके। देखिए, आज ही कर लो 44 नंबर पक्का। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और इस वीडियो का टारगेट है आप लोगों को 10,000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। यानी कि अगर ये वीडियो 10,000 लाइक पार कर देता है तो मैं आपके लिए एक और महामैराथन क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। दूसरा है हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, इसके लिए आपको 7 नंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरा है मुहावरे और लोकोक्तियां, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। चौथा है संधि विच्छेद, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। पांचवा है फरी, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा संधि विच्छेद के लिए। ठीक है, पांचवा है विभक्ति और वचन, इसके लिए 2 नंबर। छठवां है शब्द युग्म, इसके लिए 2 नंबर। सातवां है शब्द अर्थ 2। ठीक है, आठवां अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। इन सभी टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आठवां है वाक्य संशोधन 2 नंबर। 10वां है आपका 10वां है रस 2 नंबर। 11वां है छंद, इसके लिए भी आपको 2 नंबर। ठीक है, 12वां है अलंकार और हमारा 13वां टॉपिक होगा निबंध। और मैं आपको इस वीडियो में कोरोना वायरस पर निबंध बताऊंगा, इसके लिए आपको 9 नंबर। टोटल आपके 44 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो सबसे पहले आपके पास जब पेपर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर का ये है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है या ना पढ़ा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवये आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमाना सुपश्यति तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। अब देखिए ये किस चैप्टर का है, ये है महामना मालवीय चैप्टर का। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा है। अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निबंगनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना जिस प्रकार से मैंने पढ़ा। अब आप सोचिए कि ये किस चैप्टर का हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संदर्भ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पैसेज को सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप पेपर में पहले प्रश्नोत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे महामना, ऐसे लिख देना। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके लिख देना ऐसे। फिर ये जो सबसे पहले मैंने महामना लिया, इससे स्टार्ट था ये गद्यांश, और लास्ट में हमारे है उपस्थित एव, तो इसको लिख देंगे उपस्थित एव। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो अगर ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया। अब देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ठीक है, क्या डालेंगे, संदर्भ। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि यह गद्य खंड या प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्यांश भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग। कौन सा भाग है बताइए, संस्कृत ही तो है, तो लिखेंगे संस्कृत भाग। ठीक है, पाठ्य संस्कृत भाग में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है महामना मालवीय। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं महामना मालवीय, महामना मालवीय
नामक पाठ से उद्घृत है या लिया गया, तो मैं लिख देता हूं उद्घृत है। ठीक है, उद्घृत है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, पाठ का नाम, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब हमें लिखना है इसकी व्याख्या यानी कि अनुवाद। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, क्या डालेंगे, अनुवाद आप लिख सकते हैं, अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो इसको लिखने से पहले आपको पहले हिंदी अनुवाद को समझ लेना है। तो देखिए है क्या, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्चित, यानी कि महामना मालवीय जी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि महामना विद्वान, वो विद्वान थे, वक्ता, वक्ता का मतलब भाषण करता थे, धार्मिको नेता यानी कि धार्मिक नेता, एवं पटु पत्रकार आश्चित, पत्तु का मतलब होता है कुशल, पत्रकार का मतलब पत्रकार, आश्चित का मतलब थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता यानी कि प्रवक्ता या भाषणकर्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत, किंतु इनका सबसे अच्छा गुण या फिर सर्वोच्च गुण जन सेवो आसीत यानी कि जन सेवा था। किंतु इनका सबसे सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। आगे देखिए, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमाना स्वापश्यति, यानी कि यत्र कुत्र, जहां कहीं भी, अयम ये जनान, लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमान स्वापश्यति यानी कि इसका मतलब होता है पीड़ित और दुखित। ठीक है, तत्रयो देखते थे, तत्रयो वैसे ही, सह वो, शीघ्र ही, उपस्थित होकर, सर्वविधम का मतलब सभी तरीके से। ठीक है, सभी तरीके का मतलब सब प्रकार की। ठीक है, सहायश्च सहायता, अक्रोत करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर ये सभी प्रकार की सहायता उनकी करते थे। ठीक है, आगे देखिए, अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थिता महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी कि अध्यात्माकतम यानी कि आज हमारे मध्य अनुपस्थिता, बीच में अनुपस्थित होते हुए भी या फिर ना होते हुए भी, महामना मालवीय जी स्वयस अमूर्त रूपेण, इसका मतलब होता है अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, अपने यश का प्रकाश वितरण फैलाते हुए, अंधे तमस अंधकार में डूबे, निमग्नान जनान, ठीक है, लोगों को सन्मार्गम दर्शन सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थान यानी कि स्थान पर जने जने प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ठीक है, उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी, आज महामना मालवीय जी हमारे बीच अनुपस्थित हैं, फिर भी ये लोगों को यानी कि महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान यानी कि स्थान पर जने जने लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो ये हिंदी मीनिंग इसका होगा। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है, साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा क्योंकि ये आएगा। तो देखिए, महामना विद्वान, ठीक है, महामना विद्वान, वक्ता का मतलब होता है भाषण करता। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाषण करता, ठीक है, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, ठीक है। आगे देखिए, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, ठीक है। आगे देखिए, जहां कहीं भी ये लोगों को, देखिए थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, और पीड़ित
देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर, ठीक है, सब प्रकार की, यानी कि सभी प्रकार की, सब प्रकार की सहायता करते थे, सहायता करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, अभी और भी है आगे। प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा, ठीक है, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था, ठीक है, स्वभाव ही था। तो इतना हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे और आपको लिखना है। मैंने बताया था कि आज हमारे बीच, आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर, विद्यमान ना होने पर भी महामना, ठीक है, मालवीय अपने महामना मालवीय, ठीक है, अमूर्त रूप से, यहां पर लिख दीजिएगा अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे, घोर अंधकार में डूबे, ठीक है, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो यही आपको हिंदी अनुवाद में लिखना है। यहां से आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आपको लिखना होगा कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, यानी कि लोगों की सेवा करना इनका सबसे बड़ा गुण था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे और प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, ठीक है। आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आपको संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको पाठ का नाम अगर किसी दूसरे चैप्टर से पाठ से है तो सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है, बाकी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और अनुवाद उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। गद्यांश में जैसे आपका संस्कृत भाषा या महत्तम, इन सब चैप्टर से गद्यांश पूछ लिया जाएगा महामना मालवीय से, और पद्यांश जो है, श्लोक जो है, वो ज्यादातर सुभाषित रत्नानी चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। और 7 नंबर का वो भी रहता है, 7 का ये भी। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ाने वाला हूं, यानी कि जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, सब कुछ हम डीपली समझेंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक पूछा जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्लोक के लिए, वो है सुभाषित रत्नानी, ठीक है। तो इस चैप्टर के 2 श्लोक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिस तरह आपको एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस तरह रहेगा, दिए गए पद्यांश, ठीक है, कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इस पद्यांश का संदर्भ के साथ हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका अनुवाद हिंदी में आपको व्याख्या करनी होगी। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 श्लोक मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट श्लोक है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घता,
सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा। यानी कि क्या कहा गया है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यानी कि एक एक बूंद अगर जल का गिरता रहे तो उस घड़ा क्या होता है, कुछ ही समय में भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्यता, और यही हेतु विद्या, धर्म और धन का भी है। अगर निरंतर आप उद्योग करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं आपके पास संग्रहित हो जाएंगी। यानी कि विद्या भी, धर्म भी और धनस्य। ठीक है, निरंतर आप लोगों के पास धीरे धीरे ये सब इकट्ठा होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यही कहा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये श्लोक जो है इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे जल है तो पहले आप लोग जल लिख दीजिए। ठीक है, जल बिंदु, फिर आपको लगाना है डॉट डॉट। जब श्लोक आप लोग सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से पहले इंटरफेस आपका होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से धनस्य चा, धनस्य चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमें लिखना नहीं, लेकिन ये लिख दीजिए। इससे क्यों, क्योंकि जो आपके एग्जाम में 2 श्लोक रहेंगे, आपको एक करना होगा। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, तो आप ऐसे डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि यही आपने किया है। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, संदर्भ हेडिंग डालिए। संदर्भ में आपको क्या करना है, लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया। ऐसे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, आपको रेड या ये सब पेन इसके यूज नहीं करना है। ठीक है, ब्लैक का यूज कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अब संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, तो लिखिए प्रस्तुत श्लोक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब ये किस पाठ्य पुस्तक से है, तो संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के फिर लिखिए काले ब्लैक पेन से संस्कृत भाग, संस्कृत भाग। ठीक है, इस प्रकार से में संकलित, में संकलित। अब आप लिखिए चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आपको और भी अच्छे से राइटिंग से लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग लिख सकते हैं तो और भी अच्छा आप लिखने का प्रयास करें। मैंने जिस प्रकार से लिखा आप उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर लेखक का नाम नहीं दिया रहता। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए, आपको लिखना है अनुवाद। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसकी व्याख्या लिखना है, तो आपको लिखना होगा, हेडिंग डालना होगा, सॉरी इसके से डालिए अनुवाद। ठीक है, आपने हेडिंग क्या डाला, अनुवाद। अब अनुवाद कीजिए, हिंदी अर्थ लिखिए इसका। तो देखिए, इसको भी हम लिख लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आप लोग समझिएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि जल की एक एक बूंद, जल की एक एक बूंद, ठीक है, गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, समस्त विद्याओं, धर्म और धन, ठीक है, और धन का भी यही हेतु है, का भी यही हेतु है। ठीक है, यानी ये धन, धर्म और विद्या की भी यही रीति है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, उद्योग निरंतर। यहां पर आप लोग क्या कीजिए, लिखिए अर्थात। ठीक है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं
ये तीनों वस्तुएं, ठीक है, संग्रहित हो पाती हैं, संग्रहित हो पाती हैं, हो पाती हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका हिंदी अनुवाद। देखिए क्या कहा गया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। अब आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप ये समझाइए, एग्जामिनर को ये पता चले कि कौन सा आपने किया, तो इस प्रकार से डॉट डॉट लगाकर लिख दीजिए। संदर्भ लिखिए, अनुवाद लिखिए। अगर आप सेम इसी तरह लिखते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जिस तरह लिख पाए, आपकी जैसी राइटिंग हो, और भी अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक हमारा है, सिंपल है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा, ठीक है। यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे वा। क्या कहा जा रहा है? काव्य शास्त्र विनोदेन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? कालो गच्छत धीमताम, यानी कि कहा जा रहा है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र, ठीक है, के विनोद में बीतता है। यानी कि काव्य और शास्त्र के आनंद में बीतता है। वो काव्य से और शास्त्र से आनंद लेकर अपना दिन बिताते हैं। बट व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहे हुआ। मूर्खाराम का मतलब मूर्ख लोग, लेकिन मूर्ख लोगों का समय बुरे शौकों में, ठीक है। व्यसनेन चा मूर्खाराम, बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। तो वही कहा जा रहा है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, ठीक है। काव्य और शास्त्र का आनंद लेने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो फिर वही आप लोग स्टेप बनाइए। सबसे पहले लिखिए इस प्रकार से, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया। तो काव्य शास्त्र, ठीक है, विनोदेन, विनोदेन, फिर आप करना है डॉट डॉट, फिर लिखना है कलहेन वा, कलहेन वा, ठीक है, लिख दिया। अब आपको लिखना है संदर्भ, बट यहां पर संदर्भ मैं नहीं लिखूंगा। अगर एग्जाम में आता आप लोग लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो संदर्भ बताया वही सेम संदर्भ यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो आप लोग वही संदर्भ लिख देंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे अनुवाद, ठीक है। लेकिन आप बिना संदर्भ लिखकर मत आइएगा, क्योंकि आपको एक ही करना है। हमने यहाँ पर आपको दो बताया, तो जो उसका संदर्भ था वही सेम इसका भी होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो जो मैंने बताया वही मैं लिख देता हूँ। इसका अर्थ बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा, ठीक है, शास्त्रों के आनंद में या विनोद में, ठीक है, के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में, ठीक है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बुरे शौक करते हैं, सोते ज्यादा हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। तो यही होगा इसका अनुवाद, ठीक। यानी कि क्या कहा गया है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम
निद्रया कलहेनवा। ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। आप लोग संदर्भ सेम वैसे लिखिएगा अगर इस चैप्टर से आता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी आता है तो आप आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे, क्योंकि ये 7 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग 15 नंबर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा वीडियो है। देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा संधि विच्छेद, तीसरा विभक्ति और वचन, चौथा शब्द युग्म, पांचवा शब्द अर्थ, छठवां टॉपिक होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और सातवां टॉपिक होगा वाक्य संशोधन। ठीक है, आप 15 नंबर क्लियर कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, आपके पास समय बहुत ही कम है। देखिए सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसका हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है इधर की उधर लगाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा चुगली करना। ठीक है, चुगली करना। ठीक है, तो इसका आप लोगों को पहले अर्थ लिखना है, उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो 4 क्वेश्चन मैं आपको पहले बताऊंगा इस टॉपिक के। ठीक है, 4 क्वेश्चन, एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 7 टॉपिक हैं, मैं आपको टोटल 28 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम लिख सकते हैं कि इधर की उधर, इधर की उधर लगाते लगाते। ठीक है, लगाते लगाते ही अनिल ने 2 लोगों के बीच, ठीक है, 2 लोगों के घनिष्ठ संबंध में दरार पैदा कर दी। ठीक है, संबंध में दरार पैदा कर दी। ठीक है, पैदा कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इधर की उधर लगाना, इसका पहले हम अर्थ लिखेंगे चुगली करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, इधर की उधर लगाते लगाते ही अनिल ने 2 लोगों के घनिष्ठ संबंध में दरार पैदा कर दी। ठीक है, यहां पर आपको ये बिंदी लगाना है। ठीक है, यहां पर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में क्या होना चाहिए, जो आपका प्रश्न है इधर की उधर लगाना वो इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर आ गया है इधर की उधर लगाते समय। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहां पर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा 9 2 11 होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुहावरा है, इसको आपको याद रखना है और बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे। तो 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला। देखिए जो मैं स्केच यूज कर रहा हूं यहां पर ग्रीन रेड ये सब, आपको येलो ये सब यूज नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, तो 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। देखिए चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। ठीक है, 9 2 11 हो जाते हैं। ठीक है, तो चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो जाते हैं। तो 9 2 11 होना आपके वाक्य में आ चुका है। तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। ऐसे तीसरा देखिए, दूध का दूध पानी का पानी करना, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा ठीक न्याय करना। ठीक है, ठीक न्याय करना। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसका अर्थ होगा ठीक न्याय करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग यहां पर करेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखिए अभी मैं आपको मुहावरे और लोकोक्तियां बताऊंगा, इसके बाद में आपको संधि विच्छेद विभक्ति और वचन सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि न्यायाधीश जो जज हैं, ठीक है, न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है, कर दिया।
तो देखिए न्यायाधीश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी कि ठीक न्याय किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने न्याय अच्छा किया। तो अब देखते हैं अपना चौथा मुहावरा, लोकोक्तियां। तो देखिए चौथा जो हमारा प्रश्न है ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, अभी मैंने 3 आपको मुहावरे बताए, अब ये एक लोकोक्ति है, थोड़ा सा उससे चेंज होता है, बाकी आपको सेम प्रोसेस करना होता है। जैसे देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या होगा? बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, तो बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा अर्थ। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला। अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। तो वाक्य प्रयोग में इसका लगभग वैसे ही वाक्य प्रयोग करना है। लिखिए, यदि आप अच्छा, यदि आप अच्छा, यदि आप अच्छे काम करेंगे, यदि आप अच्छे काम करेंगे करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, यानी कि यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, और यदि बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, फल मिलेगा। ठीक है, इसी सही कहा गया है। देखिए, बुरा फल मिलेगा सही ही कहा गया है, सही ही कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, वैसी भरनी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ होगा बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी कि आप बुरा काम करेंगे तो आपको बुरा नतीजा मिलेगा। वाक्य प्रयोग देखिए, यदि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सही ही कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस प्रकार से आपको लोकोक्तियों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन होगा ये होगा संधि विच्छेद से, क्योंकि एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। संधि विच्छेद में आपको क्या करना है सभी को पता है। देखिए यहां पर 5वां क्वेश्चन है, अनुवर्था का संधि विच्छेद है। अनुवर्था का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करके लिखना है। का है आधन्वर्था, खा है अन्वधनवर्था, गा है अनुधन अर्था, घा है अनुधन वर्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अनुधन अर्था। ठीक है, ये अन्वर्था का सही संधि विच्छेद होगा। ऐसे 6 नंबर देखिए, पद्मेशाह का संधि विच्छेद है। पद्मेशाह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है पद्माधन ईसाह, खा है पदम धन एसाह, गा है पद्माधन ईसाह, घा है पद धन मेसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, पद्माधन ईसा। ठीक है, तो ये पद्मेशाह का सही संधि विच्छेद होगा। 7 नंबर हमारा है, प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद है। प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है प्रतिधन अर्पण, खा है प्रतिधन पर्ण, गा है परधन अतिपर्ण, घा है प्रत्यधन पर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रतिधन अर्पण। ये प्रत्यर्पण का सही संधि विच्छेद होगा। ऐसे 8 नंबर हमारा है, पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद है। पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है पुष्पधन इंद्र, खा है पुष्पधन इंद्र, गा है पूधन इंद्र, घा है पोधन इंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, पुष्पधन इंद्र। ये पुष्पेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार से आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद बताए जो कि इस बार की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे तीसरे टॉपिक से है, जिसका नाम है विभक्ति और वचन। ठीक है, विभक्ति और वचन में क्या होता है, जैसे देखिए 9 नंबर है नामसु। अब आपको बताना है कि नामसु में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आप बताइए। का है तृतीय विभक्ति एक वचन, खा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यानी कि नामसु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है।
10 नंबर हमारा है नामनी। नामनी में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, घा है षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ठीक है, नामनी में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। अच्छा 11 नंबर देखिए नामना। नामना में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है पंचमी विभक्ति द्विवचन, खा है द्वितीय विभक्ति एकवचन, गा है षष्ठी विभक्ति एकवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, षष्ठी विभक्ति एकवचन। यानी कि नामना में षष्ठी विभक्ति है, एकवचन है। अच्छा 12 नंबर देखिए आत्मना। आत्माना में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है षष्ठी विभक्ति एकवचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आत्माना में द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए विभक्ति और वचन के। इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, आपको विभक्ति और वचन सही वाला चूज करके यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ऐसे अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है। इस टॉपिक का नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक है, उसका सही अर्थ आपको बताना है। 13 नंबर धरा धारा, इसका सही अर्थ क्या होगा? धरा धारा, जो पहले उसका अर्थ पहले है होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। का है पृथ्वी और पानी का प्रवाह, खा है पृथ्वी और आकाश, गा है आकाश और पाताल, घा है सूर्य और चंद्रमा। तो देखिए धरा का मतलब होता है पृथ्वी और धारा का मतलब होता है पानी का प्रवाह। तो ये का वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, ध्यान रखिएगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो ये का वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है आभरण आमरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? का है पोशाक और मृत्यु, खा है आभूषण और मृत्यु पर्यंत, गा है मृत्यु और जीवन, घा है जीवन और मृत्यु। तो देखिए आभरण का मतलब होता है आभूषण, ठीक है, और आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, आभूषण और मृत्यु पर्यंत। ठीक है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। अच्छा 15 नंबर देखिए जगत जगत, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही अर्थ। का है संसार और कुएं का चबूतरा, खा है संसार और संसारी, गा है कुआं और संसार, घा है घड़ा और पानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, संसार और कुएं का चबूतरा। ठीक है, जगत का मतलब होगा संसार और जगत का मतलब, इस वाले जगत का मतलब कुएं का चबूतरा। ठीक है, तो एक का वाला ऑप्शन आपका सही होगा, संसार और कुएं का चबूतरा। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए श्रवण श्रमण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? का है सावन और भ्रमण, खा है सुनना और सन्यासी, गा है वेद और पुजारी, घा है नाक और सन्यासी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सुनना और सन्यासी। यानी कि श्रवण का मतलब सुनना, श्रवण का मतलब सन्यासी। तो एक खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सुनना और सन्यासी। ठीक है, ऐसे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है। इस टॉपिक का नाम है शब्द अर्थ। इसको और नामों से भी जानते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जैसे घर है 17 नंबर, घर को और हम किन नामों से जानते हैं? तो देखिए निवास स्थान को भी हम घर कहते हैं, यानी कि इसके कई अर्थ हैं, वही आपको लिखना है। तो निवास स्थान, ठीक है, जन्म स्थान भी हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, जन्म स्थान, गृह भी लिख सकते हैं घर का। ठीक है, गृह लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से रहा है। ठीक है, तो गृह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? गृह आप इस प्रकार से लिखिएगा, क्योंकि ये गृह है घर वाला। ठीक है, और एक इस प्रकार से होता है ग्रह, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाला नहीं, आपको ये वाला लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, 18 नंबर देखिए दाम। दाम को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए मूल्य भी कहते हैं दाम को हम। ठीक है, मूल्य कहते हैं, रस्सी आप लिख सकते हैं, माला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप दाम के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। ऐसे 19 नंबर देखिए प्रकाश। प्रकाश को हम ज्योति भी लिख सकते हैं, ज्योति भी प्रकाश को हम जानते हैं इस नाम से भी। उसके बाद में हम इसको शिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, शिव। ऐसे 20 नंबर देखिए पय। पय, पानी को हम पय कहते हैं, पानी लिख सकते हैं, दूध लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे। तो समझ में आया? इस प्रकार से आपको ये लिखना होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको ये दिया गया है, जो स्त्री कविता लिखती हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए? जो स्त्री की बात की जा रही है तो उसे हम लोग कहेंगे कवित्री। कवित्री, जो स्त्री कविता लिखती हो। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे हम कवि कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। 22 नंबर देखिए छिपाने के योग्य। जो छिपाने के योग्य हो उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं क्या? गोपनीय। ठीक है, गोपनीय, छिपाने के योग्य यानी कि गोपनीय।
फिर 23 नंबर देखिए, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, यानी कि किसी वस्तु को देखने की और सुनने की प्रबल इच्छा को हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, एक्साइटमेंट, जो हमारा एक्साइटमेंट होता है, जिज्ञासा होता है किसी वस्तु को देखना, कि मुझे वो देखना है। ठीक है, मुझे ताजमहल देखना है, वो हमारी एक जिज्ञासा है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, तीनों युगों में होने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तीनों युगों में होने वाला, उसे हम लोग कहेंगे त्रियुगी। ठीक है, तीनों युगों में होने वाला, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है वाक्य संशोधन। अब आप समझ गए होंगे वाक्य संशोधन क्या है। वाक्य में जो कुछ गलतियां हैं उसको शुद्ध करके लिखिए, वाक्य को संशोधित कीजिए। थोड़ी बहुत गलती है उसको सही कीजिए। इसमें क्या गलती है, प्रत्यूष का भविष्य उज्जवल हो, इसमें सिर्फ एक गलती है। देखिए उज्जवल गलत लिखा है, आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रत्यूष का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, ये आधा जा ये भी रहेगा, तो इस प्रकार से उज्जवल रहेगा, यानी कि पूरा जा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा देखिए 26 नंबर, ईश्वर सबका भाग विधाता है। अब देखिए भाग नहीं भाग्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, ईश्वर सबका भाग्य विधाता, भाग नहीं भाग्य विधाता। ठीक है, ये आपका सही होगा। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं जो आपको सही करना होता है। फिर देखिए 27 नंबर, वह जल से स्नान कर रहा है। इसमें गलती क्या है, देखिए वह स्नान कर रहा है, डायरेक्टली लिख दीजिए, जल से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वह स्नान कर रहा है। ठीक है, बस तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है, बस यही आपका नंबर कट जाता है अगर आप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ऐसे देखिए 28 नंबर, हम सब छत में खेलेंगे। अब गलती क्या है, छत में आप खेल सकते हैं कि छत पर खेलेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे हम सब छत पर खेलेंगे, छत पर खेलेंगे। ठीक है, बस ये आपका हो चुका है काम। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। अब रस में कौन कौन से रस होते हैं, देखिए यहां पर श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस, 5 प्रकार के रस हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में, जिसमें से 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट रस हैं, ठीक है, आपका हास्य रस और करुण रस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रस है। इसको मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दोनों रस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलंकार में देखिए कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक और संदेह। ठीक है, ये 5 अलंकार हैं, जिसमें से मैं आपको 4 अलंकार पढ़ाऊंगा, एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, इन चारों अलंकार को मैं परिभाषा और उदाहरण के साथ बताऊंगा। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम उसी प्रकार से मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं छंद में। छंद में आपका 4 छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। इसमें से मैं आपको चौपाई, दोहा और सोरठा, ठीक है, इन तीनों छंद को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और उदाहरण के साथ बताऊंगा, मात्राएं कैसे गिनते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे रस। ठीक है, रस में हम 2 रस पढ़ेंगे, हास्यरस और करुण रस। ठीक है, ये दोनों आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक ना एक तो जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रस पढ़ने से पहले आपको इसके एक मेन कीवर्ड पर ध्यान देना होगा। देखिए रस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस में योगदान होता है, वो होता है अस्थाई भाव। ठीक है, रस में जो आपका अस्थाई भाव होता है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे देखिए हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके डेफिनेशन में। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप लोग हास्य रस के डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे अगर आपको उसका स्थायी भाव पता है। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव पहले जान लीजिए, हास्य रस का अस्थाई भाव, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव, ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है हास, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, इसके बाद में जान लेते हैं करुण रस का स्थायी भाव। देखिए ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, अभी ये देखिए इसी से हम डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो करुण रस का अस्थायी भाव, ठीक है, अस्थायी भाव ये क्या होता है, ये होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब 2 का तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि 2 मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ और जान लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर इसका योगदान क्या है, देखिए जैसे हास्य रस का अगर हम डिफिनीशन लिखें, सबसे पहले हम हास्य रस को चलिए पढ़ते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास है, देखिए
देखिए मैंने आपको बताया इसका अस्थाई भाव हास है, और जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्यरस कहलाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए हास तो रस का स्थायी भाव हास है, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास रस कहलाता है। ऐसे जब हम अभी करुण रस का देखेंगे तो लिखेंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों में संयोग करता है तो वह करुण रस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको डेफिनेशन क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब इसका उदाहरण समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण। हास्य रस का उदाहरण क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आपको पूरा रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हास्य रस का उदाहरण होगा नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वेशा, नाना बेसा, बिहसे शिव समाज, बिहसे शिव, ये वाला सा आप लिखिएगा। ठीक है, शिव समाज, निज देखा, निज देखा। ठीक है, को मुखहीन, देखिए आपको ये याद करना होगा। आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है तो मैं ये बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, कोई मुखहीन विपुल, विपुल मुख, ठीक है, विपुल मुख काहू, काहू। ठीक है, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, बिन पद कर को, कर को बहु पद बाहु। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर पद बाहु। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा हास्य रस का। देखिए नाना वाहन, नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, ये आपका होगा इसका उदाहरण। अब यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा हेडिंग चाहे तो डालकर लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप स्पष्टीकरण हेडिंग डाल सकते हैं नीचे कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आप स्पष्टीकरण हेडिंग डाल लीजिए और थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्यमय हैं। ठीक है, यानी कि जब शिव जी का विवाह होता है तब ये पंक्तियां बोली जाती हैं। ठीक है, इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास का आलंबन शिव समाज है, यानी कि अस्थाई भाव हास है, आलंबन जो है शिव समाज है, आश्रय शिव स्वयं है। ठीक है, और उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, और अनुभाव शिव जी का हंसना है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो हास्य रस है। ठीक है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से लिखना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे करुण रस का देखिए, देखिए डेफिनेशन आपको वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसका भी हम उदाहरण लिखेंगे, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली आपको उदाहरण और परिभाषा समझना है, कुछ भी इसमें नहीं है, और 6 नंबर आपका फ्री में है। लेकिन आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे करुण रस में क्यों छलक रहा दुख मेरा। ठीक है, क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, उषा की मृदु पलकों में। ठीक है, हाँ उलझ रहा। ठीक है, यहां पर आप कॉमा लगा दीजिएगा ऐसे, हाँ उलझ रहा, उलझ रहा सुख मेरा, सुख मेरा, संध्या की, संध्या की घन अलकों में, घन अलकों में। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। देखिए ये आंसू से लिया गया है, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी रचना आंसू है, उससे लिया गया है। देखिए
क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घनलकों में। ठीक है, तो यहां पर आपको एक उदाहरण बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप चाहें तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया है, यानी कि आपकी प्रेमिका की विरह में, उनके बिछड़न में जो है उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें कवि के हृदय का शोक अस्थायी भाव है और यहाँ प्रियतम आलंबन है तथा प्रेमी आश्रय है। ठीक है, कवि के हृदय के उद्गार जो है वो अनुभाव है। तो ये सब यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं ध्यान से। तो इस प्रकार से आपको मैंने परिभाषा उदाहरण बताया, समझ में तो आपको आ रहा होगा। बहुत ही सिंपली आपको उदाहरण याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमने रस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अलंकार। मैंने आपको बताया था रस में दो रस मैं आपको बताऊंगा, एक हास्य रस, एक करुण रस। ठीक है, अब अलंकार की बारी आती है, अलंकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अलंकार में क्या है, सबसे पहला अलंकार हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ये सबसे जो है आपका इजी है। ठीक है, अलंकार देखिए, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्या है, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसका हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण भी लिख देंगे थोड़ा सा। तो देखिए उदाहरण ये हमारा है। ठीक है, अब उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, देखिए उदाहरण में लिखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में। ठीक है, जल थल में, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए यहां पर चा 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 यानी कि चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। देखिए जो ब्लैक स्केच में यूज कर रहा हूं यही आपको करना है, आपको रेड, लाल, हरा, नीला, पीला ये सब पेन और स्केच नहीं यूज करने। जो मैं अंडरलाइन ये कर रहा हूं इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ना इस पेन से करना है। ठीक है, स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में, इन स्पष्टीकरण लिखने से ये होगा कि जो आपने डेफिनेशन बताया, जो आपने उदाहरण बताया, उसमें आप चा वर्ण की बार बार आवृत्ति बता रहे हैं, तो उसको आप एक स्पष्ट रूप से लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। यहां पर लिख देंगे अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, सेम ऐसे लिखेंगे 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यमक अलंकार की। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यमक अलंकार है, यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। ठीक है, तो देखिए वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक अलंकार जो होता है इसमें कई शब्द, एक शब्द कई बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द को 2 बार दे दिया गया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, एक ही शब्द के, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक का अर्थ है जोड़ा या युग्म, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे एक प्यारा से वर्ड में उदाहरण। ठीक है, उदाहरण का हेडिंग डालेंगे और यहां पर उदाहरण इसका लिखेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण हम क्या लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली
घटा का घमंड घटा, ठीक है। नभ मंडल तारक वृंद खिले, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है, वृंद खिले। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, देखिए काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। देखिए यहां पर घटा जो शब्द है ये दो बार आया है, एक यहां पर एक यहां पर, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, इसके भाव को समझिए। काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए इस घटा का मतलब क्या होगा, इस घटा का मतलब होगा बादल, ठीक है। काली जो बादल है उसका घमंड, इस घटा का मतलब होगा क्या, बताइए। इस घटा का मतलब होगा कम हो गया, ठीक है, या घट गया। तो देखिए एक ही वर्ड दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो यहां पर यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, यहां इस घटा का मतलब बादल है, इस घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि आपने सही चीज बताई है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको ऐसे लिखना है, पूरा मार्क आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस उदाहरण में, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, ठीक है, घटा शब्द दो बार आया है, शब्द दो बार आया है, ठीक है। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर, और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ, उसका अर्थ, ठीक है, और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ क्या है, बताइए, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न, यहां पर लिखेंगे भिन्न भिन्न है, भिन्न है, ठीक है। यानी कि यहां पर भिन्न भिन्न क्या है, जैसे जो पहला घटा है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, जो पहला घटा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बादल, ठीक है, पहले घटे का अर्थ है बादल, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा घटा आया है, देखिए जो हमारे इस उदाहरण में दूसरा घटा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कम हो गया, ठीक है, घट गया, घट गया या कम हो गया, या कम हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, यहां पर इस घटा का मतलब बादल होगा, इस घटा का मतलब कम हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है रूपक अलंकार। हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो क्या है, रूपक अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग, ठीक है। तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, यहां पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब देखिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको समझना होगा। तो देखिए उपमेय है, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जा रहा है, ठीक है, और ये उपमान है, ठीक है। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय उपमान होता है जिसके जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम समझते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण मेन है, ठीक है, उदाहरण के बिना काम तो होगा नहीं। तो यहां पर उदाहरण देखते हैं क्या होगा। तो रूपक अलंकार का उदाहरण होगा चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरि राई, ठीक है,
ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि भगवान कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये चरण जो है ये उपमेय होगा, ठीक है। ये क्या होगा, उपमेय होगा। जो कमल है ये उपमान होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर उपमान, ये सही से आप लिख दीजिए, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या होगा, उपमान होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो चरण है इसकी तुलना कमल से की गई है, श्री कृष्ण जी के जो चरण है उसकी तुलना कमल से की गई है। तो देखिए जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, मैंने ऊपर बताया। तो यहां पर श्री कृष्ण जी के चरण की तुलना की जा रही है तो ये चरण होगा उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा, ठीक है। देखिए यहां पर, तो देखिए जहां उपमेय में उपमान का आभेद रहित आभेद रूप से आरोप किया जाए, देखिए यहां पर उपमेय का उपमान में आभेद रूप से आरोप किया जा रहा है कि उनके चरण जो है वो कमल के समान है, वो एक आरोप किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है इसको आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए, दो वस्तुओं के गुण और आकृति स्वभाव के में जो है समानता दिखाई जाए, या फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहां पर तुलना की जाती है। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण हम समझते हैं, उदाहरण यहां पर हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इसका उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। हरि पद कोमल कमल से, कमल से, ठीक है। तो ये उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहां पर हरिपद जो है ये उपमेय होगा, क्योंकि हरि जी के पद की, उनके पैर की तुलना कमल से की गई है। तो हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि जी का, जो श्री कृष्ण जी का पैर है वो कमल के समान है, ठीक है। तो यहां पर हरिपद जो होगा ये आपका उपमान, उपमेय होगा, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, ये उपमान होगा, ठीक है। और ये क्या है, कोमल, कोमल है साधारण धर्म से जो है इनके संबंध को बताता है, ये आपका है वाचक शब्द, ठीक है। तो यहां पर हम स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। स्पष्टीकरण, जो इससे पहले मैंने आपको अलंकार बताया चरण कमल बंदो हरिराई, उसमें भी आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें लिख दीजिए उपमेय जो है वो क्या है, चरण, ठीक है। और कमल जो है उपमान है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम लिखेंगे उपमेय क्या है, उपमेय क्या है, ठीक है। उसके बाद में उपमान क्या है, इसमें उपमान क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है। उसके बाद में साधारण धर्म, साधारण धर्म, ठीक है। तो ये हमारा देखिए उपमान, उपमेय क्या है बताइए, जिसकी तुलना की जाए। तो देखिए हरि जी के पद की तुलना की जा रही है, तो हरिपद जो है ये उपमेय होगा, जो श्री कृष्ण जी का पैर है ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा, किससे तुलना की जा रही है, कमल के समान उनके पैर को बताया जा रहा है, तो कमल उपमान होगा। वाचक शब्द क्या है, जो से है ये वाचक शब्द होगा, ठीक है। साधारण धर्म क्या है, कोमल, जो इनकी विशेषता है, ठीक है। ये क्या होगा, कोमल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे अलंकार को तो आप आसानी से 2 नंबर क्लियर कर लेंगे। अब हम देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक जो कि है छंद, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए छंद में हमें क्या करना है, देखिए जैसे देखिए छंद में हम चौपाई, दोहा और सोरठा को पढ़ेंगे। तो चौपाई क्या होता है, दोहा, सोरठा, सब कुछ हम उदाहरण और परिभाषा सब कुछ समझेंगे। देखिए चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यानी कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसके सभी चरण में समान मात्राएं होती है, ठीक है। सभी चरण में मात्राएं सम होती है, यानी कि बराबर होती है। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण समझते हैं, ठीक है। उदाहरण से ही सब कुछ समझ में आएगा। गिनती भी करेंगे हम लोग कि कौन इसमें 16 मात्राएं हैं हर चरण में कि नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, बंदो गुरुपद पदुम परागा, ठीक है। यहां पर हम ब्लैक पेन से चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे बंदो
बंधव गुरुपद गुरुपद पदुम परागा, ठीक है, पदुम परागा, ठीक है। सुरुच सुवास, सुरुच सुवास, सुरुच सुवास, सरस अनुरागा, अनुरागा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे अमीय मूरिमय, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें मात्राएं भी गिनना है, ठीक है। अमीय मूरिमय चूरन चारू, चूरन चारू, समन सकल, समन सकल, भव भव रुज परिवारु, रुज परिवारु, ठीक है, परिवारु, ठीक है। तो ये हमारा है जो है एक चौपाई का उदाहरण, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये चौपाई का हमारा उदाहरण है, देखिए क्या है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारु, ठीक है। अब इसमें हमें मात्राएं गिनना, देखिए ध्यान रखिएगा, जो वर्ड जो शब्द अकेला है, ठीक है, उसके एक मात्राएं होंगी, जिसमें ऊ का मात्रा, ओ का मात्रा ये सब लगा है उसमें दो, बड़ा अ का मात्रा, जैसे देखिए बन, ये बन में दो होगा क्योंकि बा के ऊपर बूंदी लगा है, दो हो जाएगा, ठीक है। दो को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है, दो नहीं लिखेंगे इस तरह, हमें दो नहीं लिखना है, हमें इस प्रकार से, ठीक है। एक किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दा अकेला है इसमें एक होगा, ऊ छोटा ऊ है इसमें एक होगा, गा पर छोटा ऊ का मात्रा है ये इसमें भी एक होगा, ठीक है। और रा पर भी छोटा ऊ का मात्रा है, देखिए गुरु है, गुरु नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक होगा, पा में एक, इसमें एक, इसमें भी एक, दा पर छोटाऊ का मात्रा एक होगा, अगर बड़ाऊ का होता तो दो होता, ठीक है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, रा पर आ का मात्रा बड़ा आ का तो दो होगा, इसमें भी दो होगा। तो देखिए पहला चरण हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, देखिए ये फुल स्टॉप लगा है, ये पहला चरण है, ठीक है। देखिए कितनी मात्राएं हैं, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, ठीक है। तो 16 मात्राएं पहले चरण में हुई और प्रत्येक चरण में 16 होंगी। जैसे देखिए इसमें छोटाऊ ऊ है एक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए रा पर छोटाऊ का मात्रा है, इसमें भी एक, चा पर छोटी का है एक, इसमें भी एक, इसमें दो होगा, इसमें एक होगा, एक 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 दो दो, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है। तो दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हुई। अब इसका देखते हैं 1 1 2 1 3 1, सॉरी इसमें 2 होगा क्योंकि मूरिमय है, वहां पर बड़ाऊ का मात्रा लगा तो 2 होगा, ठीक है। फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 1 1, फिर यहाँ पर भी 1 और चारू, ठीक है। यहाँ पर देखिए रा पर बड़ाऊ का मात्रा लगा, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी चा पर बड़ा का मात्रा 2, और देखिए चारू है, चारू नहीं है। जैसे देखिए गुरु में गुरु है, गुरु नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा नहीं है तो यहाँ पर एक हमने लिया, और ये चारू है, चारू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा। तो ये कितना होगा, 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं। अब लास्ट में भी 16 आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। देखिए आगे इसमें कितना 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2, रुज है, देखिए रुज, रुज, रुज का मतलब ये छोटाऊ का मात्रा है, ठीक है। तो 1 1 फिर 1 फिर 1 2, यहाँ पर परिवारू 2। तो देखिए इसमें कितना है 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। तो क्या होगा, चौपाई में 4 चरण होते हैं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुवास सरन अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारू, समन सकल भवरुच परिवारु, ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दोहा देखते हैं, ठीक है। दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मत का मतलब अभी बताऊंगा। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसका मतलब देखिए समझ गए होंगे आप, यानी कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कि सभी चरण में समान मात्राएं नहीं है, आधा चरण समान है आधा चरण नहीं है। तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा, ठीक है। इसका उदाहरण समझते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। अब चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा समझिए।
देखिए मेरी भव बाधा हरो, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई, ठीक है। जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुध हुई, ठीक है। श्याम हरित दुति हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो इसमें भी 4 चरण है, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्रा है, यानी कि जो हमारा पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 तो देखिए देखते हैं। देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो देखिए इसमें 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में, ठीक है। अब तीसरे चरण में भी 13 होना चाहिए, तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, अब दूसरे और चौथे चरण में 11 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखिए दूसरे चरण में हमारा 11 मात्राएं। इसमें देखते हैं, देखिए आधा सा नहीं काउंट होगा, इसको 2 मानेंगे, यहाँ पर आका मात्रा इसमें 1 1 तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर दोहा होगा। डेफिनेशन भी परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोरठा। तो देखिए अब हमारा लास्ट है छंद सोरठा। सोरठा क्या होता है इसको समझिए, दोहा का ठीक उल्टा होता है। देखिए सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। देखिए सेम उसका उल्टा, दोहा में क्या था, पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे चरण में 11 थी। इसमें क्या है, पहले एवं तीसरे चरण में 11 है, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 है। तो ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते हैं हम, चलिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हमें मात्राएं भी गिनना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे उदाहरण राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है। बयन अगोचर बुद्धि पर, बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, ठीक है, अविगत अकथ अपार नेति 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 नित निगम कह, निगम कह, ठीक है। तो ये होगा आपका सोरठा का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, चलिए देखते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है। तो पहले चरण में 11 हो गया, तीसरे में भी 11 होना चाहिए। देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है, इसमें 11 होगा। अब दूसरे एवं चौथे में 13 होना चाहिए, चलिए देखते हैं। 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे चरण में कितनी हो गई, 13 मात्राएं। चौथे में भी 13 होना चाहिए। तो देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13,
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोरठा में पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, अतः यह सोरठा होगा, यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। तो देखिए मैंने आपको यहां पर सभी रस, सभी छंद, सभी अलंकार को परिभाषा और उदाहरण के साथ बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने टॉपिक आपको पहले से पता थे। सर निबंध कैसे लिखें, देखिए निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है। यहां पर मैं आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना सिखाऊंगा, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है कि निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालें, यानी कि आपको कौन कौन सा हेडिंग निबंध लिखते समय डालना है ताकि आप निबंध का पूरा नंबर अचीव कर सकें। चौथा है निबंध में फुल नंबर कैसे लाएं, यानी कि जितने नंबर का निबंध रहता है उसमें से पूरा नंबर हम कैसे लाएं ताकि एक भी नंबर हमारा ना कटे। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर निबंध लिखूंगा वो है कोरोना वायरस, ठीक है। आपको पता है कि वर्तमान में ये एक बहुत ही घातक वायरस है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला हेडिंग आपका होगा निबंध में प्रस्तावना। किसी भी निबंध को आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होगा। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मंदी की चपेट में आ गई है, ठीक है, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे किसी अन्य कंट्री का। देखिए कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से समाचार की दृष्टि से फैला, यानी कि समाचार की दृष्टि से ऐसा पता चला है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान शहर से फैला है, ठीक है। चीन में एक वुहान सिटी है। देखिए यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। यानी कि जो कोरोना वायरस है ये वुहान में, जो चीन का वुहान सिटी है इसमें पशु मार्केट है, ठीक है, उस पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। उससे निकलकर चीन के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैल गया और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए अच्छे से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा एक एक हेडिंग। आगे देखिए, इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया, ठीक है। जो कोरोना वायरस है इसने 80 देशों और उसके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया, जिनमें से एक हमारा भारत भी है। भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट भी आ चुका है, ओमिक्रॉन, ठीक है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए कब आया ये, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन को नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। यानी कि 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। कोरोना वायरस को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19, ठीक है। ये आपको प्रस्तावना में लिखना है। अब देखिए दूसरा हेडिंग आपको डालना है कोरोना कैसे फैलता है। हम जब निबंध लिखेंगे कोरोना वायरस पर तो दूसरा हेडिंग हमारा होगा कोरोना कैसे फैलता है, ठीक है, यानी कि कोरोना किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो देखिए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास लोगों तक तेजी से फैलता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है उसको कोरोना वायरस है और जब वो व्यक्ति छींकता है, ठीक है, तो क्या होता है अगर कोई बगल में व्यक्ति बैठा है तो उसको भी कोरोना वायरस होने के ज्यादातर चांसेस हैं और कोरोना वायरस हो भी जाएगा। देखिए मरीज की थूक छूकर, ठीक है, यानी कि कोई मरीज है उसकी थूक को आप छूते हैं या उसके संपर्क में आते हैं, अपने मुंह, चेहरे, ठीक है, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यानी कि मान लीजिए कोई मरीज है उसकी थूक से के संपर्क में आप आ गए, उसके मुंह के संपर्क में आ गए, चेहरे, नाक, ठीक है, को हाथ लगाने से ये फैल जाता है। यह बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। यानी कि जो कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को होता है वो लगभग 14 दिनों तक उसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा कि इसे कोरोना वायरस है, ठीक है। 14 दिनों तक यह एक्टिव हो सकता है, बाद में उसके लक्षण आने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कोरोना वायरस के मरीज को आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, वो छींकेगा ज्यादा, उसको खांसी आएगी, ठीक है, आपको मुंह, चेहरे, ये सब जो है उसके संपर्क में नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा हेडिंग हमारा, तीसरा हेडिंग क्या होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कोरोना वायरस से बचने के उपाय।
अब देखिए कोरोना वायरस कैसे फैलता है उसको मैंने बताया, लेकिन कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें, यानी कि अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, क्योंकि हाथों में अगर वो आ गया और आपने हाथ अपने नाक और मुंह के संपर्क में ले गए तो क्या होगा, कोरोना फैल जाएगा। ठीक है, और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, जो हैंड सैनिटाइजर आता है मार्केट में उसका आपको उपयोग करना है, और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क। ठीक है, अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलें, क्योंकि ये सांसों के जरिए हमारे अंदर भी फैल सकता है, तो इसीलिए आपको मास्क जरूर लगाना है। ठीक है, ये संक्रामक रोग है। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। यानी कि सरकार जब उसकी वैक्सीन को बनाने में नाकाम रही तो क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन लगा दिया ताकि लोग बाहर ना निकलें। जितना ज्यादा वो बाहर निकलेंगे कोरोना वायरस के फैलने के उतने ज्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया सरकार के द्वारा, जो कि एक सही उपाय है। ठीक है, अब वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है, कुछ वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। देखिए तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए यही मेन लक्षण है कोरोना वायरस के। किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो उसे तेज बुखार होगा, गले में दर्द होगी, खत्म ना होने वाली खांसी और सांस लेने में उसे तकलीफ भी होगी। ठीक है, तो ये सब कोरोना वायरस होने के लक्षण हैं। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, जैसे कोरोना वायरस आया कुछ दिन एक्टिव रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर बना देगा। ठीक है, जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसको ये कोरोना वायरस कमजोर बना देता है। ठीक है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और यह शरीर के दूसरों अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके फेफड़ों को वो जो है कमजोर बना देगा, जिससे मरीज सांस लेने में उसे कठिनाई होगी। जब सांस लेने में उसे कठिनाई होगी तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और ये शरीर के कुछ दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है। अब मेन टॉपिक हमारा था वैक्सीन की खोज। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन की खोज भी इसके लिए हो चुकी है कि कैसे और वैक्सीन क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर निरंतर रिसर्च में लगे रहे। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो डॉक्टर हैं वो निरंतर रिसर्च में लगे हैं। ठीक है, और उन्होंने रिसर्च कर भी लिया है। अंततः डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया और वे वैक्सीन बनाने में सफल रहे। यानी कि जो डॉक्टर हैं हमारे पूरे विश्व के, उन्होंने वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ठीक है, इसमें आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं, और इस वैक्सीन की खोज में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं, और आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ठीक है, अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवा दिया गया है। ठीक है, तो वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है, इससे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। निरंतर हमारे डॉक्टर नए नए खोज कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह कैसे समाप्त किया जाए ताकि ये दोबारा वापस ना आए, क्योंकि बहुत 2 साल लगभग हो चुका है इसके आए हुए। तो क्या करना है, वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है। आगे आपको क्या लिखना है, तो ये सब आपको हेडिंग डालकर एक एक स्टेप लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपको कॉपी लिखनी होगी। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालकर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए लॉकडाउन में की भारत में पहल। यानी कि भारत में जो लॉकडाउन है इसको क्यों लगाया गया, किसने लगाया, तो इसको जानते हैं। ठीक है, लॉकडाउन की भारत में पहल। देखिए 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत ने लॉकडाउन का फैसला कर दिया। यानी कि उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकलें, एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे कोई कोविड-19 का मरीज होगा तो वो उनके संपर्क में आ जाएगा, फिर वो उसको भी कोरोना हो जाएगा, वो आएगा अपने घर वालों से उसके संपर्क होंगे और उसको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लॉकडाउन का फैसला किया गया। इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया, यानी कि 4 बार लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, और इसी के चलते दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे। इससे प्रदूषण की भी कमी हुई। ठीक है, यानी कि जब लॉकडाउन का फैसला किया गया तो क्या हुआ,
दुकान, दफ्तर, स्कूल, होटल, सब कुछ जितने भी चीजें थे सब कुछ बंद कर दिया गया, जिससे लोग भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहे और इससे प्रदूषण की भी कमी हुई, क्योंकि ज्यादा गाड़ी मोटर नहीं चलेंगे तो प्रदूषण होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस प्रकार से आपको इतना हेडिंग मैंने बताया कि कोरोना वायरस से प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस के लक्षण, वैक्सीन की खोज और लॉकडाउन की भारत में पहल। लास्ट में जो मेन हेडिंग है वो है उपसंहार। जैसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना है वैसे लास्ट में उपसंहार है, यानी कि इससे हमें क्या, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। देखिए, देखा जा रहा है जहां मरीज का इलाज चल रहा है और मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वही अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। देखिए, जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो मरीजों का इलाज चल रहा है, ठीक है, उनको क्या हो, वैक्सीन प्रोवाइड करवाए गए, जिससे मरीजों की संख्या में कमी आई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है, तीसरी लहर भी आ चुकी है कोरोना की, जिसका नाम क्या है, देखिए वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है, यानी कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है उसका नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है, ये सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप फैला रहा है और ये अपना प्रकोप चारों ओर फैला रहा है। सभी लोग इससे बचकर रहें ताकि ये अपना प्रकोप नहीं फैला सके। आप सभी लोगों को सावधानी बरतनी है ताकि ये अपना प्रकोप ना फैला सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ना फैल सके, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या आप लॉकडाउन का पालन करते हैं, क्या आप मास्क लगाकर चलते हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आपको भी चाहते हैं कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो तो आप क्या कीजिए, हैंड सैनिटाइजर कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने घर में रहने का प्रयास करें, एक लॉकडाउन की तरह अपनी जिंदगी कीजिए, ठीक है, ताकि आप भी इससे बच सकें और हमारा देश जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की से छुटकारा पा सके। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं।